इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 11 साइकोलॉजी के चैप्टर 6 को स्टार्ट कर रही हूँ, जिसका नाम है लर्निंग। देखो, ये जो चैप्टर है लर्निंग, ये सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, हर एग्जाम में लर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना, क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको लर्निंग का कंसेप्ट तो क्लियर करूंगी ही करूंगी, इसके साथ साथ मैं आपको क्लासिकल कंडीशनिंग जो इवान पावलोव ने दी है वो थियोरी भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। देखो, लर्निंग को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे रिस्पॉन्सेज होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्सेज और दूसरे होते हैं लर्न रिस्पॉन्सेज। रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्सेज कौन से होते हैं? जो ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट होते हैं विदाउट एनी थिंकिंग। जैसे आपने किसी गर्म चीज को छुआ, छूते ही आपने अपना हाथ दूर कर दिया, तो ये क्या है? ये एक रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स है। आप पर किसी ने पानी फेंका और पानी को देखते ही आपने अपनी आईज ब्लिंक कर ली, ये क्या है? ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। इसी तरह से किसी ने आपकी तरफ बॉल फेंकी, बॉल को कैच करने के लिए आपने अपनी आर्म रेज की। तो इस तरह के जो रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्सेज हैं, ये ह्यूमन बीइंग को बाय बर्थ ही मिलते हैं। बाय बर्थ ये रिस्पॉन्सेज इक्विप्ड होते हैं ह्यूमन बीइंग में। और जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो होते हैं लर्न रिस्पॉन्सेज, जिन्हें हम सीख करके रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे देखो, आप कार ड्राइव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको लर्निंग की रिक्वायरमेंट होगी। आप लर्न करेंगे कि किस तरह से कार को ड्राइव किया जाता है। आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये लर्न रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी कि किस तरह से आपको इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है, किस तरह से आपको इंटरपर्सनल रिलेशन डेवलप करने हैं। तो रिस्पॉन्सेज आप ध्यान रखना, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्सेज जो बाय बर्थ इक्विप्ड होते हैं, और दूसरे होते हैं लर्न रिस्पॉन्सेज जिन्हें हम सीखकर रिएक्ट करते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको लर्न रिस्पॉन्सेज के बारे में बताऊंगी, वो आएंगे लर्निंग में। लेकिन जो रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्सेज है उनकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए मैंने आपको बताया है कि जो रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्सेज होते हैं वो हमें बाय बर्थ मिलते हैं, उनमें किसी तरह की कोई लर्निंग की, किसी तरह की कोई ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्लियर? अब देखो, ये जो चैप्टर है बहुत सारे एस्पेक्ट पर फोकस करता है। सबसे पहला एस्पेक्ट क्या आता है कि लर्निंग क्या है। लर्निंग एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें माइंड और ब्रेन इन्वॉल्व है। इसी वजह से लर्निंग को कॉग्निशन का एक पार्ट माना जाता है। लर्निंग को हम एक कॉग्निटिव प्रोसेस मानते हैं। दूसरा क्या है, इसमें कौन कौन से मेथड्स हैं जो लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं। देखो, वैसे तो इसमें बहुत सारे मेथड्स दिए गए हैं, जैसे कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग में हम दो मेथड पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग और दूसरा हम पढ़ेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसके साथ साथ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, कॉग्निटिव लर्निंग है, वर्बल लर्निंग है, स्किल लर्निंग है। तो इस तरह से बहुत सारे मेथड्स हैं जिन पर फोकस किया गया है इस चैप्टर में। सारे मेथड्स मैं आपको वन बाय वन डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। तीसरा, लर्निंग को कैसे एम्पिरिकली प्रूव किया जाता है, यानी एक्सपेरिमेंट करके कैसे प्रूव किया जाता है कि लर्निंग हो रही है, ये भी हम सब डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। इसके साथ साथ हम वो फैक्टर्स पढ़ेंगे जो लर्निंग की स्पीड और एक्सटेंट को डिटरमाइन करते हैं, यानी जो लर्निंग हो रही है वो किस स्पीड से हो रही है और किस एक्सटेंट तक हो रही है, यानी कितनी लर्निंग हो रही है। ये सब भी हम लर्निंग चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ नेचर ऑफ लर्निंग।
Learning refers to any relatively permanent change in behavior due to practice and experience. देखो, लर्निंग को कॉमन सेंस में हम क्या कहते हैं? लर्निंग का मतलब होता है याद करना, लेकिन साइकोलॉजी में लर्निंग का मतलब होता है एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस. हमारे बिहेवियर में जो भी परमानेंट चेंज आता है प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के बेस पर, वो होती है लर्निंग. देखो, जब हम लर्निंग करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे स्टिमुलाई प्रेजेंट होते हैं. वो विजुअल भी हो सकते हैं, ऑडिटरी भी हो सकते हैं, काइनेस्थेटिक भी हो सकते हैं. जिस तरह से हम उन्हें परसीव करते हैं वैसी ही हमारी लर्निंग होती है. यानी जैसा एक्सपीरियंस हम स्टिमुलाई से गेन करते हैं वैसी ही हमारी लर्निंग होगी. अगर हमारा परसेप्शन पॉजिटिव होगा, किसी चीज को हम पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करेंगे, ऑप्टिमिस्टिक वे से देखेंगे, तो हमारी लर्निंग भी पॉजिटिव होगी. अगर हमारा परसेप्शन किसी चीज के लिए नेगेटिव है तो हमारी लर्निंग भी नेगेटिव होगी. यानी जो हमारी लर्निंग होती है वो हमारे प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती है. प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ? जब आप किसी चीज को बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो चीज आपके माइंड में रजिस्टर हो जाती है, वो आपके कॉग्निशन में फिक्स हो जाती है और आपको एक लर्निंग हो जाती है. इसी तरह से जो पास्ट एक्सपीरियंस है उनके बेस पर भी हमारी लर्निंग होगी. जितने ज्यादा पास्ट एक्सपीरियंसेस हम गेन करते हैं उतनी ही ज्यादा हमारी लर्निंग होती है. और देखो, जो भी लर्निंग होती है उसके वजह से हमारे बिहेवियर में चेंज आता है. यानी जो हमारा प्रेजेंट बिहेवियर है, जब इस प्रेजेंट बिहेवियर को हम रिलेट करते हैं प्रीवियस बिहेवियर से तो हमें एक चेंज मिलता है, वो होती है लर्निंग. तो क्लियर हुआ आपको लर्निंग का कंसेप्ट? लर्निंग का मतलब यही होता है कि जब हम अपने प्रेजेंट बिहेवियर को प्रीवियस बिहेवियर से रिलेट करके देखते हैं और हमारे बिहेवियर में एक चेंज नजर आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें लर्निंग हुई है, हमें उस चीज के बारे में कॉग्निशन हुआ है. क्लियर? तो डेफिनेशन में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि लर्निंग इज एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज. देखो, जो चेंज होता है बिहेवियर में वो परमानेंट होता है, टेम्पररी नहीं होता. अगर चेंज टेम्पररी होता है तो उसे हम कभी भी लर्निंग कंसिडर नहीं करेंगे. क्लियर? तो ये आप ध्यान रखना कि जो रिलेटिव चेंज होता है बिहेवियर में वो परमानेंट होना चाहिए, वो टेम्पररी नहीं होना चाहिए. और जो चेंज होता है वो या तो एक्सपीरियंस की वजह से होगा या फिर प्रैक्टिस की वजह से. क्लियर? अब मैं आपको बता रही हूँ फीचर्स ऑफ लर्निंग. देखो, लर्निंग के 3 फीचर हैं. पहला फीचर क्या आता है? इट ऑलवेज इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ experience. Learning cannot take place in vacuum. We need many experience to learn our complex things. Sometimes only single experience is enough to learn new thing. देखो, लर्निंग के लिए हमेशा हमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है. कभी भी लर्निंग वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं होती. देखो, जब हमें कोई कॉम्प्लेक्स चीज लर्न करनी होती है तो हमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस की रिक्वायरमेंट होती है. जैसे आप कार ड्राइव करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस की रिक्वायरमेंट होगी, बहुत टाइम लगेगा आपको एक प्रॉपर ड्राइवर बनने में. इसी तरह से अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको बहुत प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होगी. तो कई फील्ड ऐसे होते हैं जहां पर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है तो वहां पर हमें ज्यादा एक्सपीरियंसेस की रिक्वायरमेंट होती है. और कई बार क्या होता है कि एक सिंगल एक्सपीरियंस से ही हमें लर्निंग हो जाती है. जैसे देखो, एक बच्चा है, वो माचिस की तिल्ली जलाता है और उसकी उंगली जल जाती है. तो यहाँ पर बच्चा कॉन्शियस हो जाता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी वो मैच बॉक्स को हैंडल करता है तो वो कॉशियसली हैंडल करेगा क्योंकि उसकी उंगली फर्स्ट टाइम में जल गई थी. तो यहाँ पर एक सिंगल एक्सपीरियंस ही इनफ है उस बच्चे को लर्निंग के लिए. यहाँ पर उसे लर्निंग हो गई कि किस तरह से मुझे मैच बॉक्स को फ्यूचर में हैंडल करना है.
लर्निंग बाय एसोसिएशन भी होती है। कई बार क्या होता है कि हम एक इवेंट को दूसरी इवेंट से रिलेट कर देते हैं। जैसे देखो, सपोज आप हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल का नियम क्या है कि जब सनसेट हो जाता है तो वहां बेल रिंग होती है और डिनर सर्व किया जाता है। तो आप एसोसिएट कर देते हैं बेल को डिनर से। जैसे ही बेल बजती है आफ्टर सनसेट तो डिनर सर्व किया जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये एक इवेंट को दूसरी इवेंट से एसोसिएट करके आपको एक लर्निंग हुई। इसी तरह से लर्निंग कंडीशनिंग से भी होती है। कंडीशनिंग दो तरीके की है, एक है क्लासिकल कंडीशनिंग और दूसरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये सब मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगी। लर्निंग हमें ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी होती है। जब हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तब भी हमें लर्निंग होती है। यानी जब हम किसी चीज को इमिटेट करते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स का बहुत ही अच्छा बिहेवियर है एल्डर्स के लिए, आप उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनके बिहेवियर को आप इमिटेट करते हैं और आपका भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाता है एल्डर्स के लिए। तो लर्निंग में हमेशा एक्सपीरियंसेस होते हैं, ऑब्जर्वेशन होता है, परसेप्शन होता है, पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं और एक प्रॉपर प्रैक्टिस होती है। तो कभी भी लर्निंग वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं होती, हमेशा एक्सपीरियंसेस इसके मेन फैक्टर्स होते हैं जो इसे डिटरमाइन करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज लर्निंग रिजल्ट इन परमानेंट बिहेवियरल चेंज। टेम्पररी चेंज इन बिहेवियर कैन बी ड्यू टू ड्रग, फटीग or habituation which are neither permanent nor learned। देखो, जो लर्निंग का रिजल्ट होता है वो हमेशा परमानेंट इन बिहेवियर होता है। कभी भी जो बिहेवियरल चेंजेस टेम्पररी होते हैं उन्हें हम लर्निंग कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे देखो, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो लोग सेडेटिव्स लेते हैं यानी जो ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उनके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। लेकिन ये जो चेंजेस होते हैं ये होते हैं टेम्पररी इन नेचर। जैसे ही ड्रग का इफेक्ट खत्म होता है वो सारे चेंजेस डिसअपीयर हो जाते हैं। तो इसे हम कभी भी लर्निंग कंसिडर नहीं करेंगे। इसी तरह से दूसरा आता है फटीग। फटीग का मतलब होता है थकावट, टायर्डनेस। जैसे सपोज आप साइकोलॉजी की बुक बहुत देर से पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते एक समय ऐसा आता है जब आपको फटीग महसूस होती है, आप टायर्डनेस फील करते हैं, तो आप क्या करते हैं, रीडिंग स्टॉप कर देते हैं। तो ये क्या है, ये एक बिहेवियरल चेंज है जो टेम्पररी इन नेचर है, ये परमानेंट इन नेचर नहीं है। जब आपकी थकावट दूर हो जाएगी आप दोबारा से साइकोलॉजी की स्टडी करेंगे। तो जो चेंजेस इन बिहेवियर टेम्पररी इन नेचर होते हैं उन्हें हम लर्निंग कंसिडर नहीं करते। इसी तरह से हैबिचुएशन। हैबिचुएशन का मतलब क्या होता है कि जब एक स्टिमुलाई कंटिन्यूसली हमारे सामने प्रेजेंट होता है तो हमारे अंदर एक कोपिंग स्ट्रेटजी डेवलप हो जाती है, हम उस स्टिमुलाई से कोप कर लेते हैं, हम हैबिचुएट हो जाते हैं उस स्टिमुलाई के साथ, उसे हम लर्निंग कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे देखो, आपके पड़ोस में शादी है, वहां पर बहुत ज्यादा लाउड स्पीकर की नॉइस आ रही है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो शुरू शुरू में क्या होगा, आप बहुत इरिटेटेड फील करेंगे, आपको डिस्ट्रैक्शन होगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा आप डिस्टर्ब फील करेंगे। लेकिन जब वो नॉइस कंटिन्यूस रहती है तो आप उस नॉइस के साथ अडेप्ट कर लेते हैं, उसे कोप कर लेते हैं, यानी वो चीज आपके बैकग्राउंड में चली जाती है और धीरे धीरे आप उस चीज के अकॉर्डिंग ही अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये होगा हैबिचुएशन। ये टेम्पररी चेंज इन बिहेवियर होगा, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर नहीं होगा। इस वजह से इसे हम लर्निंग कंसिडर नहीं करेंगे। तो समझ आया, जो चेंजेस इन बिहेवियर टेम्पररी इन नेचर होते हैं उन्हें हम लर्निंग कंसिडर नहीं करते। जो चेंजेस इन बिहेवियर परमानेंट इन नेचर होते हैं उन्हें हम लर्निंग कंसिडर करते हैं। तो आपको यह डिस्टिंग्विश करना जरूर आना चाहिए कि कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो हमारे बिहेवियर में टेम्पररी इन नेचर होते हैं। जैसे जो चेंजेस एग्जिस्ट होते हैं बिकॉज ऑफ ड्रग्स, बिकॉज ऑफ हैबिचुएशन और बिकॉज ऑफ फटीग, तो ये सारे चेंजेस लर्निंग नहीं होंगे। क्लियर? थर्ड फीचर आता है
Learning is an inferred process. Learning cannot be seen, but it can be inferred on the basis of our performance. For example, teacher infers what we have learned on the basis of our performance in examination. देखो, लर्निंग क्या है? ये एक इन्फर्ड प्रोसेस है. इसमें क्या होता है कि हमें रिजल्ट मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ आवर परफॉर्मेंस. यानी लर्निंग को हम देख तो नहीं सकते, लेकिन इसे इन्फर्ड किया जा सकता है, इसे इवेल्युएट किया जा सकता है. जैसे देखो, सपोज आपके टीचर ने आपको एक पोइम दी है रिसाइट करने के लिए. आप उस पोइम को बार बार पढ़ते हैं, उसे लर्न करते हैं और टीचर से कहते हैं कि आपने पोइम लर्न कर ली. जब टीचर आपको रिसाइटेशन के लिए बोलती है और आप प्रॉपरली उस पोइम को रिसाइट कर पाते हैं, तो ये होगी लर्निंग. यहाँ पर टीचर इन्फर करती है आपके परफॉर्मेंस को, वो इवेल्युएट करती है आपके परफॉर्मेंस को, और परफॉर्मेंस के बेस पर वो इवेल्युएट करती है, जज करती है कि लर्निंग हुई है कि नहीं हुई. हुई है तो कितनी हुई है, क्या स्पीड है लर्निंग की और क्या एक्सटेंट है लर्निंग का. क्लियर? देखो, लर्निंग के बहुत सारे मेथड्स है, बहुत सारे पैराडाइम हैं, जैसे कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, कॉग्निटिव लर्निंग, वर्बल लर्निंग, स्किल लर्निंग. इस तरह से बहुत सारे मेथड्स है, बहुत सारे पैराडाइम हैं. सारे मैं आपको वन बाय वन डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी. सबसे पहले हम लेते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग. देखो, कंडीशनिंग में दो मेथड दिए गए हैं, एक है क्लासिकल कंडीशनिंग और दूसरा है ऑपरेंट कंडीशनिंग. सबसे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग आपको डिस्कस कर रही हूं, बाद में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी ऑपरेंट कंडीशनिंग. तो क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी थी? इनको इंट्रोड्यूस करने वाले थे इवान पी पावलोव. आपको नाम भी याद रखना है. क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी थी? इवान पावलोव ने. क्लासिकल कंडीशनिंग को हम एसेस लर्निंग के नाम से भी जानते हैं. इसे हम एसेस लर्निंग क्यों कहते हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी जब थ्योरी एक्सप्लेन करूंगी. देखो, इवान पावलोव ने जो ये एक्सपेरिमेंट किया था डॉग पर, इसे 3 फेजेस में एक्सप्लेन किया गया है. पहले हम लेते हैं फर्स्ट फेज. अ डॉग वाज प्लेस्ड इन अ बॉक्स, फूड वाज सर्व्ड टू डॉग एंड ही शोड सलाइवेशन टू फूड. इट वॉज नेचुरल स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन. देखो, फर्स्ट फेज में क्या किया गया कि उन्होंने एक डॉग लिया, डॉग को उन्होंने बॉक्स में बंद कर दिया, बॉक्स में उन्होंने डॉग के सामने खाना रखा. तो देखो, जैसे ही डॉग को सर्व किया गया फूड, डॉग के मुंह में सलाइवा सीक्रेट हुई, यानी डॉग ने सलाइवेशन दिखाया. ये सलाइवेशन के बारे में उन्हें कैसे पता लगा? उन्होंने एक ट्यूब फिक्स की थी डॉग के जॉ के नीचे और उस ट्यूब का दूसरा एंड उन्होंने एक जार में रखा था. तो जैसे ही सलाइवा सीक्रेट होती थी, डॉग के मुंह से वो सलाइवा उस जार में ट्यूब के जरिए आती थी. तो उन्हें पता लगता था कि डॉग के मुंह में सलाइवा सीक्रेट हुई है. तो जैसे ही डॉग ने फूड को देखा तो उसके मुंह में सलाइवा सीक्रेट हुई. ये एक नेचुरल स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन है. देखो, जब आपके सामने खाना रखा जाता है तो ऑटोमेटिकली उस खाने को देखकर आपके मुंह में पानी आ जाता है. ये क्या है? ये एक नेचुरल प्रोसेस है. यहाँ पर कुछ सिखाया नहीं गया, किसी तरह की कोई लर्निंग नहीं हुई. यानी डॉग ने खाना देखा और खाना देखते ही उसके मुंह में लार आई. तो ये था फर्स्ट फेज में. सेकेंड फेज में क्या हुआ? बेल वाज रंग एंड इमीडिएटली आफ्टर इट फूड वाज सर्व्ड. एवरी टाइम सेम प्रोसेस कंटिन्यूड. अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन बेल एंड फूड वाज क्रिएटेड इन डॉग्स माइंड. देखो, सेकेंड फेज में क्या हुआ? इवान पावलोव ने पहले बेल बजाई और बाद में फूड रखा. देखो, जब पहली बार ये प्रोसेस हुआ तो डॉग ने बेल को नोटिस नहीं किया. वो फूड को देखकर सलाइवेट करता है, उसके मुंह में सलाइवा सीक्रेट होती है फूड को देखकर. लेकिन जब इस प्रोसेस को बार बार कंटिन्यू किया गया, सेम ट्रायल किया गया, तो डॉग ने अपने माइंड में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन डेवलप कर लिया बेल और फूड के साथ. यानी डॉग के माइंड में क्या फिक्स हो गया कि जैसे ही बेल बजेगी मुझे खाना मिलेगा.
तो यहाँ पर दो स्टिमुलस प्रेजेंट किए गए, एक था फूड और दूसरी थी बेल। तो यहाँ पर डॉग ने अपने माइंड में क्या फिक्स कर लिया कि जैसे ही बेल बजेगी मुझे खाना मिलेगा। अब देखो तीसरे फेज में क्या होता है, अ ट्रायल टेस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ही फाउंड दैट डॉग सलाइवेटेड टू द साउंड ऑफ बेल even when food was not presented. It resulted in acquisition of a new response, that is conditioning. देखो थर्ड फेज में जब ट्रायल टेस्ट कंडक्ट किया गया तो पावलोव ने सिर्फ बेल बजाई और डॉग के सामने खाना प्रेजेंट नहीं किया, तब भी डॉग के मुंह में सलाइवा सीक्रेट हुई। यही टेस्ट उन्होंने प्रूव करके बताया कि डॉग को कंडीशनिंग हो गई। यहाँ पर डॉग को खाना नहीं मिला, सिर्फ बेल की साउंड पर ही वो सलाइवा सीक्रेट कर रहा है, क्योंकि उसने एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन डेवलप कर रखा है, एक एसोसिएशन डेवलप कर रखा है बेल की साउंड और फूड के साथ, कि जैसे ही बेल बजेगी मेरे सामने खाना आएगा। तो यहाँ पर सिर्फ बेल बजने पर भी वो सलाइवा सीक्रेट कर रहा है। ये क्या है, इट रिजल्टेड एक्विजिशन ऑफ अ न्यू रिस्पॉन्स, दैट इज कंडीशनिंग। क्लियर? तो समझ आए आपको तीनों फेसेस। अब देखो क्लासिकल कंडीशनिंग को मैं टेबुलर फॉर्म में भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये टेबल बनाई है जिसमें स्टेजेस ऑफ कंडीशनिंग में 3 स्टेज दी है, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। नेचर ऑफ स्टिमुलस में आपको स्टिमुलस बताया गया है कि बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर में किस तरह का स्टिमुलस था, और नेचर ऑफ रिस्पॉन्स में भी 3 रिस्पॉन्स दिए गए हैं। देखो यहाँ पर इवान पावलोव ने फूड और बेल इन दोनों को स्टिमुलस के रूप में आइडेंटिफाई किया है, और जो सलाइवेशन है उसे रिस्पॉन्स के रूप में। तो आप ध्यान रखना, फूड क्या है, ये एक स्टिमुलस है। इसी तरह से बेल क्या है, ये एक स्टिमुलस है, और जो डॉग के मुंह में सलाइवा सीक्रेट होती है वो है रिस्पॉन्स। तो देखो इसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं बिफोर। बिफोर में क्या आएगा, नेचर ऑफ स्टिमुलस में फूड। तो यहाँ फूड को हमने लिया है अनकंडीशन स्टिमुलस। देखो नेचर ऑफ रिस्पॉन्स में क्या होगा, सलाइवेशन, ये है अनकंडीशन रिस्पॉन्स। यानी जैसे ही डॉग ने फूड को देखा उसके मुंह में सलाइवा सीक्रेट हुई। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें किसी तरह की कोई लर्निंग नहीं है। इसी वजह से हमने इसको अनकंडीशन रिस्पॉन्स बोला है। यानी इस रिस्पॉन्स में, इस रिएक्शन में किसी तरह की कोई कंडीशनिंग नहीं हुई, किसी तरह की कोई लर्निंग नहीं हुई। समझ आया बिफोर वाला? बिफोर में क्या हुआ कि जब डॉग के सामने खाना प्रेजेंट किया गया तो उसके मुंह में सलाइवा सीक्रेट हुआ। ये कनेक्शन क्या था, ये था अनकंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन रिस्पॉन्स। क्लियर? अब देखो ड्यूरिंग में क्या आएगा, साउंड ऑफ बेल जो है एक कंडीशन स्टिमुलस, और फूड जो है अनकंडीशन स्टिमुलस। अब जब वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं तो उन्होंने सबसे पहले बेल बजाई। बेल क्या है, ये एक कंडीशन स्टिमुलस है, और बेल बजाने के बाद उन्होंने फूड प्रेजेंट किया है डॉग के सामने। फूड क्या है, ये एक अनकंडीशन स्टिमुलस है। देखो यहाँ पर 2 स्टिमुलस आ गए हैं, इस वजह से इस थ्योरी को हम कहते हैं एसएस लर्निंग, क्योंकि इसमें 2 स्टिमुलस प्रेजेंट किए गए थे। एक स्टिमुलस क्या है, एक है बेल और दूसरा है फूड। पहले बेल बजाई गई और बाद में फूड प्रेजेंट किया गया डॉग के सामने। बेल क्या है, बेल है कंडीशन स्टिमुलस और फूड है अनकंडीशन स्टिमुलस। तो क्या रिएक्शन होता है, डॉग के मुंह में सलाइवा सीक्रेट होती है जो है अनकंडीशन रिस्पॉन्स। यानी जैसे पहले डॉग फूड को देख करके सलाइवा सीक्रेट कर रहा था, अब भी वैसे ही उसके मुंह में सलाइवा सीक्रेट हो रही है। ये है अनकंडीशन रिस्पॉन्स। क्लियर? अब देखो आफ्टर में क्या आएगा, आफ्टर में साउंड ऑफ बेल जो है कंडीशन स्टिमुलस और सलाइवेशन जो है कंडीशन रिस्पॉन्स। यानी यहाँ पर सिर्फ बेल बजाई गई। बेल क्या थी, ये एक कंडीशन स्टिमुलस थी, यानी ये नेचुरल प्रोसेस नहीं था, ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस था जो पावलोव ने कंडक्ट किया था। उन्होंने सिर्फ बेल बजाई और बेल की आवाज सुनते ही डॉग के मुंह में सलाइवा सीक्रेट हुई। जो सलाइवा सीक्रेट हुई है बेल की आवाज पर, ये है कंडीशन रिस्पॉन्स। यानी ये एक नेचुरल कनेक्शन नहीं है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में,
क्योंकि किसी भी डॉग को बेल की आवाज से सलाइवा सीक्रेट नहीं होती। यहाँ पर कंडीशनिंग हुई है डॉग को, वो बेल की आवाज सुनकर ही सलाइवा सीक्रेट करता है। तो यहाँ पर आफ्टर में दोनों ही कंडीशन है। यहाँ पर जो स्टिमुलस है वो भी कंडीशन स्टिमुलस है और जो सलाइवेशन है वो भी कंडीशन रिस्पॉन्स। क्लियर, समझ में आया? तो तीनों स्टेजेस होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखो जो पावलोव थे इन्होंने 4 नई टर्म्स एडवोकेट की थी। पहली है अनकंडीशन स्टिमुलस, दूसरी है अनकंडीशन रिस्पॉन्स, तीसरी है कंडीशन स्टिमुलस और चौथी है कंडीशन रिस्पॉन्स। होपफुली आपको पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। डिटरमिनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग ये मैं लूंगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। होपफुली आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया होगा। प्लीज लाइक माय वीडियो लेक्चर, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल। और नोट्स के लिए आप ज्वाइन कर लेना मेरे टेलीग्राम ग्रुप को। जो ये बोर्ड के नोट्स हैं ये सब आपको अवेलेबल हो जाएंगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। थैंक यू सो मच।